जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आपको 12th की NCERT फुल बोर्ड के एग्जाम के जरिए भी और फॉर नीट के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज मैं यहां पे थर्ड लेक्चर लेके आया हूं, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। और युग्मक जनन के दो पोर्शंस होते हैं, सभी को पता है, शुक्र जनन और अंड जनन। तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन आगे चलते हैं। यहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ है युग्मक जनन। तो बेटा सिंपल बात समझो कि युग्मक जनन होता क्या है। तो याद रखो, अगर आपको डेफिनेशन निकालनी है तो हेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर एक एक चीज को पढ़ते हैं, युग्मक और जनन। युग्मक का मतलब होता है अपने पास में गैमेट्स। क्या होता है? गैमेट्स, यानी कि जो आगे चल करके एक भ्रूण निर्माण के लिए काम करते हैं। तो मैं सिंपल बात कहूं, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया। अब ये जो गैमेट निर्माण की प्रक्रिया है ना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब ये जो गैमेट्स होते हैं बेटा, गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स के प्रकार की बात करते हैं कि गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा गैमेट्स दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो। एक गैमेट्स होगा नर युग्मक और एक गैमेट्स जो होगा बेटा वो होगा अपने पास में मादा युग्मक। एक गैमेट्स क्या होगा? नर युग्मक। एक गैमेट्स क्या होगा? मादा युग्मक। नर युग्मक जो होगा बेटा, नर युग्मक जो होगा इसे हम कहेंगे स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म। और स्पर्म को हिंदी में कहेंगे अपन शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। वही मादा युग्मक को हम क्या कहेंगे? ओव्यूम। और ओव्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु। तो गैमेट्स कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या बनेगा? शुक्राणु। मादा युग्मक में क्या बनेगा? अंडाणु। अब ये कैसे बनेंगे, इनको कैसे बनाते हैं, युग्मक जनन कैसे होगा, उसकी बात करते हैं। तो हम यहां पे लिखे युग्मक जनन के प्रकार। तो देखो मैंने लिखा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को मैं बेटा कितने भागों में बांटूंगा? दो भागों में। कितने भागों में बांटूंगा? दो भागों में। एक होता है बेटा शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। एक तो क्या होगा? शुक्र जनन। एक क्या होगा? अंड जनन। शुक्र जनन को इंग्लिश में हम लिख देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या लिखूंगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? क्या लिखूंगा मैं? oogenesis। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? तो याद रखना बेटा, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो किस में कंप्लीट होगी? शुक्र जनन में। वहीं अंड जनन की बात करें तो यहां हम लिखेंगे अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंड जनन कहलाएगी। क्लियर बात है? गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शुक्र जनन और अंड जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। शुक्र जनन में क्या होगा? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। अंड जनन में क्या होगा? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। सिंपल बातें समझो, अपन कुछ नहीं कर रहे, घुमा नहीं रहे, सिंपल सिंपल बातें करेंगे बेटा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। अब हम सबसे पहले एक उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं। एक क्या है? शुक्र जनन। एक क्या है बेटा? शुक्र जनन। और शुक्र जनन को इंग्लिश में मैं क्या लिख रहा हूं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं बीच में लिखूं एक बार, देखो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर बात है? अच्छा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं दो भागों में बांटू। कितने भागों में बांट रहा हूं बेटा मैं? दो भागों में। कितने में बांटूंगा? दो में।
अच्छा, शुक्र जनन क्या था? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। क्या था? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, ये शुक्र जनन कहां होगा? ये शुक्र जनन कहां होगा? तो बेटा सिंपल बात याद रखो, वृषण में। कहां होगा? वृषण में। अच्छा, वृषण में कहां होगा? तो याद करो, शुक्र जनन कहां होगा? शुक्र जनन नलिकाओं में। फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि अपन जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है आपको कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो शुक्र जनन की जो क्रिया है वो कहां होगी? वृषण में होगी। कहां होगी? वृषण में। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटता हूं मैं। एक होता है बेटा शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। किसका निर्माण करूंगा बेटा मैं? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। इंग्लिश में मैं इसको लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। क्या लिखूंगा मैं इसको? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और दूसरा होगा बेटा शुक्र कायंत्रण। क्या होगा? शुक्र कायंत्रण। इसको अपन लिख सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा। अच्छा, शुक्राणु पूर्वी निर्माण को मैं यहां अलग अलग पोर्शंस में, यानी कि 3 पोर्शंस में डिवाइड करूंगा। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण को कितने में डिवाइड करेंगे? 3 में डिवाइड करेंगे। एक होगी बेटा गुणन प्रावस्था। क्या होगी? गुणन प्रावस्था। दूसरी क्या होगी? वृद्धि प्रावस्था। तीसरी क्या होगी बेटा? परिपक्वन प्रावस्था। क्या होगी? परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था को इंग्लिश में हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। वहीं मैं वृद्धि प्रावस्था को लिखूंगा ग्रोथ फेज। वहीं परिपक्वन को मैं लिखूंगा मैचुरेशन फेज। क्या लिखूंगा? मैचुरेशन फेज। अब सिंपल बात याद रखो, इनमें इन तीनों प्रोसेस से या शुक्राणु पूर्वी से हमारे पास में निर्माण होगा स्पर्मेटिड का। किसका निर्माण होगा बेटा? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। केवल किसका फॉर्मेशन कर रहा हूं? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं। और ये जो शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण होगा अपने पास में, वो कौन सी कोशिकाओं से होगा? नर जर्म कोशिकाओं से। नर जर्म कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होगा। क्लियर बात है? अच्छा, ये शुक्र कायंत्रण क्या करेगा? तो सिंपल बात याद रखो, स्पर्मेटिड जो है वो हमारे पास में है अगतिशील या अचल है। इन स्पर्मेटिड को चल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? शुक्र कायंत्रण की है। या स्पर्मेटिड से शुक्राणु या स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाएगा? शुक्र कायंत्रण कहलाएगा। क्लियर बात है? ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमारे पास में नींव तैयार हो गई कि इस अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़ना है। अब हम इस पूरी शुक्र जनन प्रोसेस की बात करें तो फिर अपने पेज को आगे लेते हैं। और मैं सबसे पहले इसको आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाता हूं कि अपने पास में नर जर्म जो कोशिका होती है उसे मैं लिखता हूं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। क्या लिख रहा हूं मैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आपकी नर जर्म कोशिका है और ये अपरिपक्व है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम समसूत्री विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो यहां मैं लिखता हूं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को बेटा मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं माइटोसिस। क्लियर बात है? अब समसूत्री विभाजन जो होती है उस प्रावस्था को मैं लिखूंगा बेटा गुणन प्रावस्था।
तो एक बात साफ है, गुणन प्रावस्था में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन से हमारे पास में कई स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, और कई स्पर्मेटोगोनिया में हमारे पास में बन के आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन के आएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी का मतलब हो गया बेटा प्राथमिक, स्पर्मेटो का मतलब हो गया शुक्राणु, और साइट का मतलब हो गया कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो प्रवेश में जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो गुणन प्रावस्था से बन के आई थी, उससे आकार में थोड़ी क्या होगी? बड़ी, यानी वृद्धि कर लेगी। और वृद्धि कर लेगी तो क्यों ना इसको हम नाम दे दे वृद्धि प्रावस्था। तो याद रखिएगा, वृद्धि प्रावस्था में कौन सी कोशिका बनेगी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अच्छा, एक चीज याद रखो आप, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, ये है द्विगुणित। ये कैसी है? द्विगुणित। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी अपने पास में क्या होगी? द्विगुणित ही होगी। क्या होगी? द्विगुणित ही होगी। अब ये द्विगुणित हो गई, स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करा, वृद्धि करके क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दो अवस्था कंप्लीट होगी। अब तीसरी अवस्था में मैं क्या करूंगा बेटा? यहां पे मैचुरेशन फेज को लेके आऊंगा। किसको लेके आऊंगा? मैचुरेशन फेज। परिपक्व करेंगे, और परिपक्व करने के लिए यहां पर मैं विभाजन करूंगा मियोसिस। किसको करूंगा? मियोसिस। और मियोसिस कौन सा करूंगा बेटा? मैं फर्स्ट करूंगा। क्या करूंगा? फर्स्ट करूंगा। फर्स्ट का मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या कहता है? कोई भी संख्या जो आपके पास में वो क्या हो जाए? आधी। अब 2n है तो एक n इसको दे देते हैं, एक n इसको दे देते हैं। क्लियर बात है? और अब ये जो बन के आई है अपने पास में, इनको हम लिखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर बात है? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को मैं हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्लियर बात है? ये बन गया, मियोसिस फर्स्ट हो गया, और मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो मियोसिस सेकंड भी होगा। तो मैं यहां क्या करूं बेटा? एक बार और विभाजन करता हूं, एक n, फिर एक n, और फिर एक n। क्लियर बात है? यहां मैंने कौन सा विभाजन कर दिया? मियोसिस सेकंड। कौन सा हो रहा है यहां पे? मियोसिस सेकंड हो रहा है। और मियोसिस सेकंड क्या कहता है? कि मैं समसूत्री की तरह व्यवहार करूंगा। और समसूत्री क्या कहता है? कि जो कोशिका है मैं उसको एडिटिव डबल कर दूंगा, एक का क्या कर दूंगा? डबल। तो एक n कितने में आ गया? 2n में आ गया अपने पास में। और अब ये जो चीजें बन के आई है ना बेटा अपने पास में 4, इनको हम लिखेंगे स्पर्मेटिड। क्या लिखेंगे? स्पर्मेटिड। हिंदी में इन्हें हम शुक्राणु पूर्वी भी कह सकते हैं और शुक्राणु परसु भी कह सकते हैं। ये चीजें हमारे पास में क्या हो गई? रेडी। अब स्पर्मेटिड क्या है? अगुणित। स्पर्मेटिड क्या है? अगुणित। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बने? 4, और चारों के चारों क्या है? अगुणित। शुरुआत किससे की थी? द्विगुणित से। आ गए किस पे? अगुणित पे। और ये जो स्पर्मेटिड बन के आए हैं बेटा, चारों के चारों ये है हमारे पास में अचल, इनमूवेबल। क्या है? इनमूवेबल, चल नहीं सकते। और इनको चलाने के लिए यानी कि स्पर्मेटिड में कायंत्रण करेंगे। क्या करेंगे? कायंत्रण। और जब स्पर्मेटिड में कायंत्रण करेंगे तो कायंत्रण से इनमें एक पूंछ बन जाएगी। अभी क्या है? गोलाकार आकृति, अब इसमें एक लंबी क्या बन जाएगी? पूंछ बन जाएगी। तो ये हमने क्या बना दी बेटा? पूंछ बना दी। और ये जो पूंछ वाली जो संरचना है ना, यही हमारे पास में क्या कहलाएगी? शुक्राणु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शुक्राणु। स्पर्म बन गए। अब किससे बने? तो यहां पर अपन लिख देंगे बेटा शुक्र कायंत्रण। क्या लिखेंगे? शुक्र कायंत्रण। स्पर्मियोजेनेसिस से 4 शुक्राणु बन गए जिन्हें गतिशील बनाया गया था।
तो ये पूरी शुक्र जनन की प्रोसेस यहां कंप्लीट होती है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीके से पढ़ना चाहें, इसको और सरल करना चाहें, तो सिंपल बात याद रखो बेटा, एक स्पर्मेटोगोनिया, इसी प्रोसेस को दोबारा लिखवा रहा हूं मैं, देखो एक स्पर्मेटोगोनिया क्या है 2n, अब 2n है तो मैं फिर से यहां पे माइटोसिस करके इसको क्या लिखूंगा 2n, फिर एक बार और माइटोसिस करूं तो मैं फिर इसको क्या लिखूंगा 2n 2n और 2n, 4 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। विभाजन कौन सा कर रहा हूं मैं यहां पे माइटोसिस। अब माइटोसिस के कोई भाग नहीं है, ना सिंगल है ना डबल है, एक है माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस क्या कहता है, एक गुणसूत्र जो है या एक कोशिका जो है उसकी डबल कर दूंगा मैं, तो एक का 2 किया तो 2 का 4, डबल कर रहा है। प्रावस्था कौन सी लगा देंगे यहां पे, गुणन प्रावस्था बेटा, कौन सी लगाऊंगा गुणन प्रावस्था। अब ये जो गुणन प्रावस्था है अपने पास में, ये एंटर किस में करेगी, वृद्धि प्रावस्था में। मैंने क्या कहा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आकार में क्या करेगी, वृद्धि। तो वृद्धि करने पर मैं इसको एंटर करवा देता हूं, ये वृद्धि करवा दी। और ये वाली जो कोशिका आई मेरे पास में, ये कौन सी आई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका आ गई मेरे पास में। प्रावस्था कौन सी ऐड कर रहा हूं बेटा मैं यहां पे, कौन सी ऐड कर रहा हूं बेटा, वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, वृद्धि होगी। अब मैचुरेशन में लेके जाएंगे, तो मैचुरेशन क्या कहता है साहब, मैचुरेशन कहता है कि मैं यहां पे मियोसिस करूं। कौन सा करूं, मियोसिस। मियोसिस कौन सा करूंगा, फर्स्ट। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट करूंगा तो ये सिंगल एन में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, सिंगल एन में। और ये क्या बन के आ जाएंगे अपने पास में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन के आएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के आ रही है तो क्यों ना मियोसिस सेकंड की भी दरकार है यहाँ पे। तो यहां से हमने इसको फिर से एक एन, फिर से एक एन, फिर से एक एन और फिर से एक एन, बांटा या नहीं बांटा, बट गए ना। अब ये हमारे पास में मियोसिस सेकंड, यहां कौन सा कर दिया मैंने, एम सेकंड, हो गया मियोसिस सेकंड। अब ये 4 बन के आए बेटा, पहले के अकॉर्डिंग देखे तो ये स्पर्मेटिड हो गए, और इन स्पर्मेटिड से मैं क्या बना दूंगा, शुक्राणु। ये लो, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस लगाऊंगा बेटा मैं यहां पे, शुक्र कायंत्रण। कौन सी लगाऊंगा, शुक्र कायंत्रण। तो सेम प्रोसेस है, यहां भी सेम प्रोसेस है। ऐसे पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ लो, ऐसे भी और भी तरीके। देखो अब हम बात करें स्पर्मेटोगोनियम, हमें पता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र, 46। तो बेटा मैं यहां पर क्या लिखूं, देखो इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं, यहां पर कितने गुणसूत्र होंगे, यहां पर कितने गुणसूत्र 46, यहां पर भी कितने होंगे 46, इसमें भी कितने होंगे 46, यहां भी कितने गुणसूत्र होंगे 46, यहां भी 40, यहां भी 46, यहां भी 46। वृद्धि प्रावस्था में भी कितने रहेंगे 46। लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट करेंगे यहां कितने हो जाएंगे 23, यहां कितने हो जाएंगे 23, क्लियर बात है। फिर यहां पे कितने 23, यहां कितने 23, यहां कितने 23, यहां कितने 23, 23 हम लेके जा रहे हैं, 23 कौन लाएगा, महिला लेके आएगी, कितने हो गए 46, फिर मनुष्य में कितने हो जाएंगे 46। समझ रहे हो बात को, ये शुक्र जनन प्रोसेस होता है, क्लियर बात है। अच्छा, इसी शुक्र जनन प्रोसेस से कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं, कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। तो देखो निम्न कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे, निम्न कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे। देखो कुछ कोशिकाएं हैं मेरे पास में, अब उन कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे, ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और नीट में भी पूछता है। तो देखो क्वेश्चन पहला है 25 जर्म कोशिकाएं, या ऐसे लिखूं 25 नर जर्म कोशिकाएं कितने शुक्राणु प्रोड्यूस करेंगी। दूसरा क्वेश्चन है 25
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कितने शुक्राणु प्रोड्यूस करेगी। इसी प्रकार 25 स्पर्मेटोगोनिया 25 स्पर्मेटोगोनिया कितने शुक्राणु बनाएगी। देखो एक एक चीज लेके चलेंगे अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है मेरे पास में 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कितने शुक्राणु बनाएगी। और उसी प्रकार 25 स्पर्मेटिड कितने शुक्राणु बनाएंगे। तो एक नर जन्म कोशिका बराबर एक स्पर्मेटोगोनिया की बात थी, तो सीधी बात है 25 नर जन्म को एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बन रहे हैं 4, तो क्यों ना 4 बन रहे हैं तो 25 के देखे तो कितने हो जाएंगे 100। तो एक नर जन्म कोशिका से 4 शुक्राणु, तो 25 से कितने बन जाएंगे बेटा 100 स्पर्म। अब 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को छोड़ो, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने बनाए अपन ने 4 बनाए, तो फिर 25 गुणा 4 कर दो, कितने हो जाएंगे 100 स्पर्म। अच्छा 25 स्पर्मेटोगोनिया, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने हैं 4, तो फिर 25 गुणा 4 करो 100 स्पर्म। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बना रही है 2 स्पर्म। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बना रही है 2 स्पर्म, तो 25 गुणा 2 कर दो तो कितने हो जाएंगे 50 स्पर्म। कितने हो जाएंगे बेटा 50 स्पर्म। और 25 स्पर्मेटिड, तो एक स्पर्मेटिड कितने शुक्राणु बना रहा है 1, तो हम कितने लिख देंगे यहां पे 25 स्पर्म। क्लियर बात है। तो याद रखो एक नर जन्म कोशिका, एक बाद में बता देंगे, एक नर जन्म कोशिका 4 शुक्राणु, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 4 शुक्राणु, 25 एक स्पर्मेटोगोनिया 4 शुक्राणु, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु और एक स्पर्मेटिड 1 शुक्राणु। क्लियर बात है। और वहीं से हमने ये क्वेश्चन बनाए। क्लियर बात है। अच्छा लिखवा देता हूं मैं आपको, याद रहेंगे। एक नर जर्म कोशिका बराबर में 4 स्पर्म। क्लियर बात है। उसी प्रकार में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बराबर में बेटा 4 स्पर्म। उसी प्रकार से एक स्पर्मेटोगोनिया बराबर में फिर से कितने स्पर्म 4 स्पर्म। उसी प्रकार एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बराबर में 2 स्पर्म। और उसी प्रकार से एक स्पर्मेटिड बराबर में 1 स्पर्म। क्लियर बात है। अब आपसे मल्टीप्लाई में पूछे या डिवाइडेशन में पूछे, डिवाइडेशन में पूछता है तो 4 का भाग दे दो, अगर पूछता है कितने बनेंगे तो आप 4 से गुणा कर दो। ये पूछे कि 100 स्पर्म है, इनके लिए कितनी कोशिका चाहिए, तो 100 में 4 का भाग दे दो। आपको पूछे 25 कोशिका है कितने बनेंगे, तो 4 से गुणा कर दो, एक ही बात। तो इस प्रकार से अपन स्पर्म के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी अपने पास में, शुक्र जनन की। अच्छा अब याद रखो शुक्र जनन नलिकाओं से स्पर्म का निकलना, देखो मैं यही लिख देता हूं, यही लिखता हूं, शुक्र जनन नलिकाओं से, शुक्र जनन नलिकाओं से किसका निकलना बेटा, स्पर्म का निकलना। किसका निकलना, स्पर्म का निकलना। स्पर्म का निकलना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा
इसे हम कहते हैं वीर्य सेचन, स्पर्मिएशन। वीर्य क्या होता है, कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पतला होता है, प्रोटीन होती है, क्या होता, सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी है। क्लियर बात है। अब एक चीज और सुनो, ये जो पोषण होता है हम लिखे यहां पे, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन यहां पे। तो अब क्या करेंगे, जो पोषण होगा ना ये अपने पास में, या शुक्राणु का जो सिर है वो सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म में दशा होता है। तो देखो मैं लिखूं यहाँ पे पोषण के लिए, पोषण के लिए कहां जाएगा, ये शुक्राणु का जो सिर होगा, शुक्राणु का जो सिर होगा वो किस में आ जाएगा, सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। तो याद रखना, शुक्राणु पोषण के लिए सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहां पे शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण। तो देखिएगा, शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो हार्मोनल जो कंट्रोल होता है शुक्र जनन का कब से करता है, तो किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था से बेटा, किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होगा, किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, तो सिंपल बातें याद रखो कि हम फिर क्या लिख देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, कि शुक्र जनन की क्रिया को तो कंट्रोल करना है, लिख दिया। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में। किसके पास में जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन यानी कि GnRH को देगा। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक एंटेरियर भाग में होता है, एक पोस्टीरियर भाग में। बाकी पीयूष ग्रंथि के बहुत सारे भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो मैं लिखूंगा यहां पे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया अपने पास में। अब ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन निकालेगा। कितने हार्मोन निकालेगा, दो। एक होता है LH हार्मोन, एक होता है बेटा FSH हार्मोन। LH की फुल फॉर्म लिखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म याद रखनी है, एक नंबर में पूछ लेता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH के लिखेंगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर बात है। अब यहां पर LH और FSH का काम हो गया, हार्मोन आ गए। अब ये LH और FSH क्या करेंगे और किसके ऊपर काम करते हैं, तो LH जो होगा बेटा, LH जो होगा वो काम करता है लीडिंग कोशिका पर। किस पर काम करेगा, लीडिंग कोशिका पर कार्य करता है। लीडिंग कोशिकाओं का जिक्र भी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। अब लीडिंग कोशिकाएं कौन से हार्मोन को निकालती हैं, एंड्रोजन को। लीडिंग कोशिकाएं कौन से हार्मोन का संश्लेषण करती है, एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करती है, एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करती है। इस एंड्रोजन हार्मोन को अपन टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषों के अंदर
ये टेस्टोस्टेरोन ही द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को लेकर आता है। और ये जो एंड्रोजन होता है ना, ये जो एंड्रोजन है बेटा, ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है कि कब शुक्राणु बनाने हैं, कब नहीं बनाने हैं, कितनी मात्रा में निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, एंड्रोजन पर डिपेंड है। ठीक है, अब अगर एफएसएच की बात करें तो ये काम करता है सर्टोली कोशिका पर। किस पर काम करेगा बेटा, सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है। अब सर्टोली कोशिकाएं निकालेंगी इनहिबिन, किसको निकालती है बेटा, इनहिबिन हार्मोन को निकालती है। तो मैं लिख दूं इनहिबिन हार्मोन का संश्लेषण। तो याद रखना, इनहिबिन हार्मोन का संश्लेषण कौन करेगा, सर्टोली कोशिकाएं करेंगी। किसकी उपस्थिति में, एफएसएच की उपस्थिति में। और ये क्या काम करेंगी, ये शुक्र जनन की क्रिया को, सॉरी, शुक्र कायंत्रण की क्रिया को कंट्रोल करती है। तो मैं लिखूं यहां पे शुक्र कायंत्रण की क्रिया को, शुक्र कायंत्रण की क्रिया को नियंत्रित करती है। क्लियर बात, ये बात हो गई अपने पास में शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, शुक्राणु की संरचना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर बात है। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो मैं सिंपल बातें बता दूं कि इस स्पर्म के 4 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है अपने पास। एक पोर्शन होता है सिर का, दूसरा पोर्शन होता है ग्रीवा का, तीसरा पोर्शन होता है मध्य भाग का, और चौथा पोर्शन होता है पुच्छ भाग का। सिर को अपन हेड लिख दे, ग्रीवा को नेक लिख दे, मध्य को मिडिल पार्ट लिख दे, और पुच्छ को हम टेल पार्ट लिख दे। क्लियर बात है। अच्छा, ये सिर भाग जो है ये भी 2 में बटा है। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है, एक्रोसोम। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है, एक्रोसोम। दूसरे नंबर पे है बेटा न्यूक्लियस। कौन है, न्यूक्लियस। ग्रीवा भाग जो है वो बटा हुआ नहीं है। क्लियर बात है। अब इसके बाद में हम ग्रीवा, मध्य और पुच्छ भाग की बात करें तो इसके लिए एक डायग्राम है अपने पास में, उस डायग्राम को निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस पूरे पोर्शन को निकालने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम आ गया बेटा अपने पास में, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक एक पोर्शन को सोल्व करते हैं कि ये कहता क्या है, ये कहता क्या है अपने पास में। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझाता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो किसका हो गया, हेड का। ये किसका हो गया, नेक का। ये किसका हो गया अपने पास में, मिडिल का। और ये किसका हो गया बेटा, टेल का। ठीक है। अब सुनो, हेड पार्ट कितने में, 2 में। अब मैंने कहा इसका आगे का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या है, एक्रोसोम। ये क्या है, एक्रोसोम। अच्छा, ये जो एक्रोसोम है बेटा, ये कैसा दिख रहा है आपको, टोपी के समान। कैसा है, टोपी के समान। कैप लाइक स्ट्रक्चर किसकी है, एक्रोसोम की। अच्छा, इस एक्रोसोम को बनाता कौन है, जीबी द्वारा। कौन बनाएगा इसको बेटा, जीबी द्वारा इसका क्या किया जाएगा, निर्माण। अच्छा, इस एक्रोसोम में एक्चुअली में है क्या, तो मैं लिखूंगा जल अपघटनी एंजाइम। क्या क्या है इसमें, जल अपघटनी एंजाइम। अब जल अपघटनी एंजाइम कौन से होंगे अपने पास में, तो याद रखो, यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखा दूं मैं, हाइल्यूरोनिडेज।
हाइल्यूरोनिडेज, यहां मैं लिख दूं एक्रोसीन, यहां मैं लिख दूं एक्रोसोमीन, यहां मैं लिख दूं हाइड्रोलेजेज। ये सारे किसके हैं? जल अपघटनीय एंजाइम जो एक्रोसोम पर होते हैं। अब दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरा भाग क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? इस न्यूक्लियस में, यानी बीच में कौन बैठा है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कौन है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का सीधा सा मतलब है क्रोमेटिन है। यहां पे कौन है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किससे बना है अपने पास में बेटा? तो मैं सिंपल लिखूंगा डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन। कौन कौन बैठा है यहां पे? डीएनए व स्टोन प्रोटीन। क्लियर बात है? बात हो गई। अब आते गिरिवा पे। गिरिवा में कौन बैठा है बेटा? यहां पे सेंट्रियोल। कौन बैठा है? सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल कितने हैं? 3। एक है समीपस्थ। तो देखो गिरिवा में तारक केंद्र, गिरिवा में कौन है बेटा? तारक केंद्र। तारक केंद्र कितने हैं? पहला है समीपस्थ, दूसरा है दूरस्थ, तीसरा है बेटा मुद्रिका। पहला क्या है? समीपस्थ, दूसरा क्या है? दूरस्थ, और तीसरा क्या है? मुद्रिका। अब सिंपल बात समझो, ये जो समीपस्थ वाला भाग है, ये वाला यहां पे बैठा है समीपस्थ। ये जो समीपस्थ भाग है, ये विदलन की क्रिया को प्रारंभ करता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में चला जाता है, एक्रोसोम अंडाणु की झिल्ली को तोड़कर अंदर चला जाता है, तो विदलन की क्रिया को प्रारंभ कौन करता है? समीपस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र क्या करेगा? दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतुओं का निर्माण करेगा। एक्सियल फिलामेंट का क्या करता है? निर्माण करता है। मुद्रिका क्या करता है? वलय का निर्माण करता है। थर्ड पोर्शन मध्य भाग में आ जाओ। मध्य भाग में कौन बैठा है? मध्य भाग में कौन बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देगा बेटा? ऊर्जा। क्योंकि शुक्राणु को चलना भी तो है, गति भी तो करनी है, और गति करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पुच्छ की बात करें तो पुच्छ क्या करेगी? अपने पास में चलने का काम करती है। एक चीज और, ये बात होगी शुक्राणु की संरचना की। अच्छा एक चीज और बात करते हैं यहां पे। देखो मैं कह रहा हूं यहां पे, यहां अगर हम बातें करें, कुछ बातें अलग से करें, तो देखो एक चीज याद रखना, प्रतिस्खलन। प्रतिस्खलन, स्खलन मतलब सिंपल सी बात है, जब हम शुक्राणु को बाहर निकालते हैं, वीर्य को बाहर निकालते हैं, तो कितने शुक्राणु जाते हैं? एक बार में कितने शुक्राणु जाते हैं? तो बेटा एक बार में 200 से 300 मिलियन। कितने जाते हैं? 200 से 300 मिलियन जाते हैं, यानी कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, 20 से 30 करोड़ स्पर्म जो है वो एक बार में बाहर निकलते हैं। अब सोच लो, आप एक बार जब मैथुन की क्रिया करते हो, सेक्स कांटेक्ट में आते हो, तो प्रति स्खलन 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर निकाल रहे। वही अगर मैं बात करूं यहां पे जनन सक्षम की, किसकी बात करूं बेटा मैं? जनन सक्षम की, कि कितने प्रतिशत शुक्राणु होने चाहिए, या कितने प्रतिशत शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जो अंडाणु को भेदने में सक्षम। तो याद रखो बेटा, रेशियो एनसीईआरटी में 60% और 40% दे रखा है। ये कहते हैं कि 40% जो शुक्राणु है वो तो क्या होने चाहिए? गतिशील। क्या होने चाहिए? गतिशील, यानी मूवेबल होने चाहिए, चलने वाले होने चाहिए, पहुंच जाए अंडे तक। और 60% जो है वो सामान्य आकार के हो या सामान्य आकृति के हो, या तो क्या हो? सामान्य आकार के, और या क्या हो अपने पास में? सामान्य आकृति के। तो वो आसानी से शुक्राणु जो है अंडाणु को फर्टिलाइज कर सकता है। क्लियर बात है अपने पास में? तो ये जो प्रोसेस है, ये यहां पे अपना शुक्र जनन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। अब यहीं से अपन एक और हेडिंग लेते हैं, एक और हेडिंग लेते हैं, और दूसरे भाग की बात अंड जनन की। किसकी बात करूंगा? अंड जनन की।
और अंड जनन को बेटा मैं लिख सकता हूं oogenesis। क्या लिखूंगा? oogenesis। अब शुक्र जनन की तुलना और नंड जनन की तुलना की बात करें तो दोनों अभिक्रिया अलग अलग, दोनों प्रोसेस में रात और दिन का फर्क है। जहां पर शुक्र जनन से शुक्राणु बना रहे थे तो अंड जनन के अंदर किसका निर्माण करूंगा बेटा मैं? अंडाणु का। अंड जनन में किसका निर्माण होगा बेटा? अंडाणु का निर्माण होगा। अच्छा, अंड जनन की प्रोसेस कहां होगी? अंडाशय में होती। कहां होगी? अंडाशय में। अंड जनन की क्रिया कहां होगी बेटा? अंडाशय में होती है। कहां होती है? अंडाशय में। अच्छा, एक चीज और बात करें, ये जो अंड जनन की जो प्रोसेस है या शुक्र जनन की प्रोसेस की तुलना में बात करें तो शुक्र जनन की प्रोसेस सतत प्रोसेस होती है, जबकि अंड जनन की जो प्रोसेस होती है वो असतत प्रक्रिया होती है। अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है बेटा? असतत प्रक्रिया होती है। अब ये असतत प्रक्रिया क्यों है तो इसको हम दो भागों में बांटे, एक में मैं लिखूं प्रारंभ और एक में मैं लिखूं अंत। भाई पहले शुरू होगा तभी तो अपने पास में क्या होगा? अंत होगा। अब प्रारंभ जो होगा, प्रारंभ जो होता है ये हो जाएगा भ्रूणीय अवस्था से। कहां से प्रारंभ हो जाएगा? भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ हो जाएगा। और इसका अंत जो होगा ना, जैसे ही शुक्राणु एंटर करेगा, जैसे ही शुक्राणु एंटर करेगा तब अंड जनन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये अंड जनन की प्रोसेस, या मैं सिंपल कहूं कि परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो अंड जनन कहलाती है। क्लियर? याद रखो, परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी अपने पास में बेटा? अंड जनन कहलाएगी। और अंड जनन की शुरुआत कब होती है? अंड जनन की शुरुआत कब होती है? देखो वैसे तो मैंने सतत प्रक्रिया में बता दिया आपको, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अंड जनन की शुरुआत, यानी कि अंड जनन की जो शुरुआत है, oogenesis की जो स्टार्टिंग है वो होती है भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। कब होगी बेटा? भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होगी। और ये जो भ्रूणीय परिवर्तन होगा तो जब भ्रूण अपने पास में 6 से 8 वीक का होता है। भ्रूण कितना होगा? 6 से 8 वीक का होता है, तब अपने पास में अंड जनन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्लियर बात है? अच्छा, इस प्रोसेस को भी हम क्यों ना स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही समझने की कोशिश करें, तो फिर हम एक पर वहां स्पर्मेटोगोनिया ले रहे थे, हम यहां ले लेते हैं उगोनिया। क्या ले लेते हैं? उगोनिया। और ये उगोनिया अपने पास में क्या है बेटा? द्विगुणित। ये उगोनिया भी क्या होगी अपने पास में? द्विगुणित होगी। क्या होगी? द्विगुणित, 2n होगी। अब सेम प्रोसेस है, उगोनिया में हम क्या करेंगे? गुणन प्रावस्था। मैंने कहा ना आपको उसी प्रावस्थाओं से पढ़ेंगे, गुणन, वृद्धि, परिपक्व, लेकिन थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे अपन। और गुणन प्रावस्था दोनों में सेम होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और oogenesis में भी। और ये जो गुणन प्रावस्था है ये हमारे पास बनाएगी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को मैं लिख सकता हूं बेटा प्राथमिक अंडाणु कोशिका। क्या लिखूंगा मैं? प्राथमिक अंडाणु कोशिका लिखूंगा। क्लियर बात है? अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये उगोनिया से प्राइमरी oocyte निर्माण तक की जो प्रोसेस है इसे हम भ्रूणीय प्रावस्था, क्या कहेंगे? भ्रूणीय प्रावस्थाओं में रखेंगे इसको। तो मैं लिख दूं भ्रूणीय प्रावस्था। भ्रूणीय प्रावस्था ना लिख के मैं गर्भ जीवन लिख दूं इसको, गैस्टेरियन पीरियड लिख दे अपन इसको।
और इस गैस्टेरियन पीरियड में ये जो उगोनिया है ना, ये बहुत वृद्धि करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, करीब 200 से 300 मिलियन। तो मैं लगभग 200 मिलियन लिख देता हूं यहाँ पे, 200 मिलियन उगोनिया बना लेती है। क्लियर बात है। अब जब 200 मिलियन उगोनिया बन गई, प्राइमरी oocyte बन गई, तो फिर यहां 3 प्रोसेस और लागू करते हैं अपने पास में। एक तो जन्म प्रोसेस, एक मैं यहां पे बाल्य अवस्था, कौन सी अवस्था बेटा, बाल्य अवस्था, और एक मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम बोलते हैं बेटा यौवन अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, यौवन अवस्था। बाल्य अवस्था को हम बोलते हैं चाइल्ड स्टेज, जन्म को अपन बर्थ स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी जो है, ये यौवन अवस्था जो है, वो आती है बेटा अपने पास में 12 से 13 वर्ष में। कब आती है, 12 से 13 वर्ष में। और प्यूबर्टी आने तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 60 से 80 हजार पुट्टिका बना लेते हैं, यानी फोलिकल बना लेते हैं। ठीक, यानी पहले फिक्स होता है कि कितने बनेंगे और कितने नहीं बनेंगे। 60 से 80 हजार पुट्टिकाएं बना करके रेडी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है जन्म के बाद में, यानी कि इसको रोक दिया जाता है। तो मैं यहां लिखूं बेटा अरेस्ट। अब ये जो अरेस्ट है ना, ये होती है प्रोफेज फर्स्ट में। बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर प्राइमरी oocyte को अरेस्ट कर लिया जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट में भी डिप्लोटीन अवस्था में, किसमें करेगा बेटा, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है कि भाई अभी तेरा काम नहीं है, अभी तो रुक जा, कुछ समय के लिए रुक जा, बाद में चले जाना जब तेरा काम हो। और काम कब होगा, जब प्यूबर्टी आएगी। जब क्या आएगी, प्यूबर्टी आएगी। और प्यूबर्टी तो हम लिखेंगे यहां पे अंडोत्सर्ग से पूर्व, यानी कि अंडा बनने से पहले। और प्रोसेस हम करेंगे मियोसिस फर्स्ट के साथ। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट क्या कहेगा कि साहब 2 बना दो भाई, यहां 2n, भाई उगोनिया क्या, द्विगुणित, प्राइमरी oocyte क्या, द्विगुणित, तो ये भी क्या रहेगी अपने पास में, अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कर दिया ना। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या कहता है, आधा कर दो, तो हमने आधा कर दिया। अब ये जो एक n बन के आया है, ये हो गया सेकेंडरी oocyte। क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। और ये जो आ गया, ये हमारे पास में आ गई फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका काम यह है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, इसको अपना भोजन देती रहेगी, अपना पोषण देती रहेगी, इसके आकार को बढ़ाती रहेगी कि भाई भोजन की कमी ना रह जाए इसके पास। क्लियर बात है। और इस सेकेंडरी oocyte को फिर से हम अरेस्ट कर लेंगे। सेकेंडरी oocyte को हम फिर से क्या कर लेंगे, अरेस्ट। और अब ये अरेस्ट किस में होगा, मियोसिस सेकंड के, एम सेकंड के मेटाफेज सेकंड में। किस में अरेस्ट कर लेंगे, एम सेकंड के मेटाफेज सेकंड में, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के मध्यावस्था सेकंड के अंदर इसको क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। और फिर यहां से हम मियोसिस सेकंड जब करेंगे, वो कब होगा, जब अपने पास में शुक्राणु का प्रवेश होगा। क्या होगा, शुक्राणु का प्रवेश। तो हम लिख दें यहां पे शुक्राणु का प्रवेश, शुक्राणु प्रवेश पश्चात। और जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करेगा बेटा, एक अंडा बनेगा, एक तो ओव्यूम बनेगा, और एक अपने पास में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, पोलर बॉडी बनेगी। और ये जो एन है ना, ये क्या बन जाएगा, ओव्यूम कहलाएगा, अंडाणु कहलाएगा। तो सिंपल बात याद रखो, एक स्पर्मेटोजेनेसिस से
या शुक्र जनन से हमारे पास में 4 शुक्राणु आ रहे थे, तो अंड जनन से केवल एक अंडा आता है। क्या आएगा? एक अंडा आता है। क्लियर बात है? ये हमारे पास में अंड जनन प्रोसेस होती है। और सिंपल बात याद रखो, एक मादा जो होती है अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर 400 अंडे प्रोड्यूस करती है। बेटा कितने करेगी? 400 अंडे प्रोड्यूस करती है। ये 400 अंडे कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये मैं आपको मैस्टोसाइकिल वाले पोर्शन में आपको बताऊंगा। क्योंकि मैस्टोसाइकिल जब होता है वो क्या बनाता है? एक अंडा लेके आता है। क्योंकि अगर अंडा टूटेगा नहीं, या मैं सिंपल बात कहूं कि अंडा नहीं बनता है तब तक, क्योंकि निषेचन शुक्राणु जाएगा नहीं तो अंडा नहीं बनेगा, वो अपने पास में ऐसे कैसे नीचे आ जाता है। क्लियर बात मान के चलो। अपन कहते हैं कि अंडा टूटता है, जिससे नहीं, अंडा तो बना ही नहीं। अगर अंडा बन जाता तो फर्टिलाइजेशन हो जाता। क्लियर बात मान के चलो। तो 400 अंडे बनाती है। अब वो मैस्टोसाइकिल में पढ़ेंगे अपन। और अब हम एक अंडाशय का कंप्लीट एक अनुप्रस्थ काट देख लेते जो हमारे एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। अब इसको कैसे बनाते हैं तो देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ऐसा एक डायग्राम सा दे रखा है। अब इस एक एक डायग्राम में एक एक पोर्शन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं भ्रूणीय प्रावस्था की बात करूं। किसकी बात करूंगा बेटा? मैं सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? भ्रूणीय प्रावस्था की बात कर लेते। तो मैंने यहां लिख दिया भ्रूणीय प्रावस्था। अब भ्रूणीय प्रावस्था में कौन सी कोशिका रहेंगी बेटा? जन्म कोशिका। और जन्म कोशिकाओं को उगोनिया कह सकते। तो मैंने यहां पे कई सारी उगोनिया बना देते। ये कई सारी उगोनिया बना दो, कई सारी बन गई। ये क्या कहलाएंगी अपने पास में? उगोनिया। ये क्या है? उगोनिया। ये क्या बन गई? उगोनिया। अब उगोनिया में हमने क्या किया बेटा? गुणन प्रावस्था। उगोनिया में हमने क्या किया? गुणन प्रावस्था। अब ये जो उगोनिया है, ये जो उगोनिया है अपने पास में, ये कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था। कौन सा विभाजन? समसूत्री। क्या कहेगा? एक का डबल। तो यहां पर बहुत सारी उगोनिया बन जाती है। बहुत सारी उगोनिया बन जाएंगी बेटा यहां पे, बहुत सारी। ये लो, बढ़ाते जाओ, जितनी आपकी क्षमता हो बनाते जाओ, क्योंकि ये तो बढ़ती जाएंगी और बढ़ करके करीब 200 मिलियन के समथिंग उगोनिया बना लेंगी। क्लियर बात है? अब यहां मैं जन्म लिख दूं कि भाई जन्म की बात हो, लड़की का जन्म कर रहे हैं अपने यहां पे, क्योंकि अंडा कौन बनाएगा? लड़की बनाएगी, लड़का तो बड़ा से रहा। तो यहां हमने जन्म कर दिया। अब ये जो टूएन है, यानी ये जो उगोनिया है, ये नीचे आती है और प्राथमिक शुक्राणु कोश, सॉरी अंडाणु कोशिका या प्राथमिक पुटकीय कोशिका बनाती है। और इस टूएन के चारों तरफ हमारे पास में एक क्या होती है? एक लेयर मौजूद होती है। और इस लेयर को लिखूंगा ग्रेनुलोसा। क्या लिख रहा हूं बेटा? ग्रेनुलोसा लिख रहा हूं। और ये आगे चल करके, ये आगे चल करके प्राथमिक जो पुटकी है ना, ये आगे चल करके और एक और लेयर बनाता है। तो यहां तो मैंने क्या बना दी? यहां जो ग्रेनुलोसा था उसको एज इट इज बना दूं और इसके चारों तरफ एक लेयर और बना देता हूं, जिसे मैं थीका लिखूंगा। क्या लिखूंगा? थीका। और ये बन के आ गई अपने पास में द्वितीयक पुटकीय कोशिका। क्या बन के आ गई? द्वितीयक पुटकीय कोशिका। और ये जो द्वितीयक पुटकीय कोशिका है, ये आ जाएगी तृतीयक पुटकीय कोशिका। तो इसके चारों तरफ हमने फिर से क्या बना दी बेटा? एक ग्रेनुलोसा, एक थीका, और एक और बन रहा है तो एक और बन। अब ये तो हो जाएगी अपने पास में एक्सटर्ना थीका या थीका एक्सटर्ना, और दूसरी हो जाएगी बेटा इंटरना थीका। क्या हो जाएगी? इंटरना थीका हो जाएगी। और यहां पर बीच में, यहां पर बीच में एक छोटी सी गुहा बनेगी,
लिक्विड से बनेगी, जिसे मैं लिखूंगा एंट्रम, जिसे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, एंट्रम लिख रहा हूं। अब ये रेडी हो गई, ये हमारे पास में तृतीयक पुटकीय कोशिका हो गई, और यहां तक प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है। जन्म से लेकर प्यूबर्टी की बात हो गई, बीच में हमने बाल्यावस्था भी ऐड कर दी। कर दो तो ये लो, ये चाइल्डहुड ऐड कर दो, यहां पे चाइल्ड स्टेज। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो तृतीयक पुटकीय कोशिका है, यहां से एक तो बनेगा ध्रुवीय काय, क्योंकि म्योसिस फर्स्ट करेंगे, और एक चला जाएगा अपने पास में अंडे के लिए। तो देखो यहां से मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो एक एन बन गया, तो ये तो क्या हो गया, ध्रुवीय काय। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, पोलर बॉडी। क्या लिख रहा हूं, पोलर बॉडी। अब देखो ये 2n चल रहा था, तो इसको तो मैं n लिख दूं। क्यों, क्योंकि मियोसिस कर दिया ना, यहां पे अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, तो ये घटा दिया। अब देखो, अब समझो, यहां पे ग्रेनुलोसा एज इट इज है, ले लो ग्रेनुलोसा को, ये ले लो, बन गई ग्रेनुलोसा। अब ग्रेनुलोसा के ऊपर कितनी लेयर थी बेटा, 2 लेयर। ग्रेनुलोसा के ऊपर कितनी लेयर थी, 2 लेयर। तो वो 2 लेयर बनाओ पहले, तो एक ये थी का इंटरना, ये थी का एक्सटर्ना। क्लियर बात है। अब इस अंडे के चारों तरफ देखो, अंडे के बाहर एक झिल्ली, यानी कि प्राथमिक अंड झिल्ली बनेगी, प्राथमिक अंड झिल्ली, और एक झिल्ली और बनेगी बेटा, जिसे हम कहेंगे, ये लो, ये एक झिल्ली और हम बना देते हैं, ये लो, इसे हम कहेंगे द्वितीयक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली। अब ये जो प्राथमिक अंड झिल्ली है ना बेटा, इसको तो हम लिखेंगे जोना पेलुसिडा, और इसको हम लिखेंगे कोरोना रेडिएटा। प्राथमिक अंड झिल्ली जोना पेलुसिडा, द्वितीयक अंड झिल्ली कोरोना रेडिएटा। अब यहां से ये चला जाएगा किसके लिए, अंडोत्सर्ग के लिए, और जैसे ही अंडोत्सर्ग के लिए ये जाता है, तो यहां से अपने पास में टूट जाता है, ये टूट जाएगा। तो देखो, ये एक्सटर्ना, ये इंटरना, और ये हमारे पास में ग्रेनुलोसा, ठीक है, और ये एन हमारा सेकेंडरी oocyte। अब याद करो, प्रीवियस में मैंने क्या कहा, सेकेंडरी oocyte के पास कौन आएगा, शुक्राणु, और जैसे ही शुक्राणु का प्रवेश, या मैं लिखूं सेकेंडरी oocyte जो है एफटी, फैलोपियन ट्यूब में जाके स्थानांतरित हो जाती है। अब जैसे शुक्राणु आएगा, इनमें प्रोसेस होगा, अंडा बन जाएगा। नहीं तो ये जो टूटा हुआ है, ये अपने पास में एक पीली संरचना में बदल जाएगा, जिसे हम कहते हैं बेटा कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है बेटा, ये अस्थाई एंडोस्रीन ग्लैंड का काम करता है। क्या काम करेगा, अस्थाई एंडोस्रीन, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करेगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या है बेटा, हार्मोन निकालने का। तो ये कार्पस ल्यूटियम जब तक है, तब तक यहां हार्मोन निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जिक्र। तो कार्पस ल्यूटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा, और बहुत अधिक मात्रा में क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। और अगर अपने पास में गर्भ ठहर जाता है, अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये कार्पस ल्यूटियम बदल जाएगी कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। अब कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस कैसा होगा, कैसे स्तर करेंगे, इनका जिक्र हम बात करेंगे बेटा किसमें, मैस्टोसाइकिल के अंदर, जो हमारा चौथा लेक्चर रहेगा। ठीक है,
तो तब तक इस वीडियो को आप पूरा देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जो 12वीं में है उनको भेजो, जो नीट की तैयारी कर रहा है उनको भेजो, और देखो कुछ डिफरेंट मिल रहा है या सेम ही मिल रहा है या वही चीजें पढ़ रहा है। देखो एनसीईआरटी तो सेम है, लेकिन बोलने का तरीका सबका क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। एक्सप्लेन करने का तरीका सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप पूरी वीडियो को देखो, दोस्तों को साथ में शेयर करो, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहो जीवन में।